बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पीटीआई वर्सेस पाकिस्तान की आल पावर, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया है, एक घमसान की जंग जारी है। ये घमसान की जंग कोई तोपों की, मिज़ाइल की या टैंकों की नहीं है, बल्कि ये जंग अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी अना की, अपनी ताकत की, अपने इख्तियारात की जंग जारी है। ख़बरें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर एक एक करके बात करें तो ये मुमकिन नहीं कि हम किसी एक व्लॉग में या किसी एक प्रोग्राम में इसको हम कवर कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ये था कि जैसे आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को जिस तरह से अभी तक उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, फस्तायत की जाती है। जो बाइख्तियार जजेस हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस काजी साहब हैं वो अपने दौर की बात नहीं करते, माजी की दौर की बात करके तो इस तरह से बात को वो टालते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम जजी या पाकिस्तान की तमाम ब्यूरोक्रेसी या पीटीए के जो लोग हैं वो अंधे हैं, बहरे हैं, उनके सामने वो कोई हैसियत नहीं, और वो ऐसी अनहोनी बात करते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। लेकिन ये जंग आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गई कि पाकिस्तान का जो सिस्टम इस वक्त बैठ रहा है, सिस्टम जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, सिस्टम जो कलोनियत और आज से हज़ारों साल पुराना जो निज़ाम है, जो टॉर्चर करके इंसानों को बात को मनवाने का या इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी करके जुल्म की आखिरी हद क्रॉस करके किसी शख्स से वो जुर्म, वो गुनाह भी तस्लीम करवाना है जो उसने नहीं किया, वो आज भी पाकिस्तान के अंदर सिलसिला जारी है। जैसे बचपन में हम लतीफ़े सुना करते थे कि हाथी कहीं जंगल से भाग रहा था, उसने कहा जी कि मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि कह ये रहे हैं कि चूहे की तलाश है। तो किसी ने उसे कहा कि तू तो हाथी है, तुझे क्या ख़तरा है? तो हाथी ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए, मुझे डर है कि अगर मैं किसी के हत्थे चढ़ गया, पाकिस्तान पुलिस के हत्थे चढ़ गया, तो मुझे वो चूहा बनाने पे या चूहा कहने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर इसी तरह से लतीफ़ा था कि एक भैंस कहीं भागते हुए जा रही थी, तो जंगल से भागते हुए किसी ने उसे पूछा कि तुम क्यों भाग रही हो? चूहे ने उससे पूछा तो उसने कहा जी कि सुनने में आया है कि किसी हाथी की तलाश है या किसी चूहे की तलाश है या किसी दूसरे जानवर की तलाश है, तो मैं इसलिए भाग रही हूँ कि कहीं वो मुझे गिरफ़्तार ना कर दें। तो चूहे ने कहा कि आप तो भैंस है, आपको क्या ख़तरा है? उसने कहा कि मैं भैंस हूँ, ये साबित करते हुए मुझे सारी ज़िंदगी लग जाएगी, इसलिए मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुन के कहते हैं कि चूहा भी भागना शुरू हो गया। तो ये वो लतीफ़े जो हम सुना करते थे पाकिस्तान के आज के दौर में, पिछले 2 सालों से इन लतीफ़ों के ऊपर हमें मुकम्मल तौर पर अमली इक़दामात होते हुए देखे। वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको इस कदर मारा गया कि उन्होंने कहा जी कि हमने सब कुछ किया, इमरान खान हमारा दुश्मन है। बिल्कुल 9 मई जो है वो इमरान खान ने हमें कहा था कि जी तुम इस तरह से करो, इस तरह से बेशुमार और चीज़ें हैं, इलेक्शन के हवाले से, बल्ले के हवाले से, ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, मुल्क के अंदर अमन तब कायम होता है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ और इंसाफ हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की ये हद है कि पाकिस्तान का वो इदारे जिनको गैर जानिबदार होना चाहिए, जिनको खुद मुख्तार होना चाहिए, जिनको हक़ और सच को सामने रखकर दलाइल और हक़ाइक़ के ऊपर फ़ैसला करना चाहिए, वो सारे के सारे सियासत के अंदर मुलव्वस हैं। मीडिया है तो मीडिया की बहुत बड़ी तादाद वो मीडिया नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी जमातों के साथ उनका ताल्लुक़ है, जिसमें से कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो बोलना चाहते हैं वो खामोश हैं, और बाकी नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के ख़िलाफ़ जो बयानिया है वो आँखें बंद करके तज़िये देते हैं, साफ़ी हों, सियासतदान हों, जो भी हो। दूसरे नंबर पे जुडिशरी है, जिसका काम ये है कि बग़ैर खौफ, बिला खौफ व ख़तर, हक़ व सच की खातर इंसाफ दिलाना। लेकिन वो इस हद तक आप इस बात से अंदाज़ा करें कि हमारी जुडिशरी कितनी आज़ाद है कि सनम जावेद हो या आलिया हमज़ा हों, जिनके ऊपर लाहौर के ऊपर केस बने थे, लाहौर के अंदर जो केस बने उनसे जब उन्हें ज़मानत मिली तो मियाँ वाली के अंदर दहशत गर्दी का पर्चा करके उन्हें वहाँ मुंतकिल कर दिया गया और केस बना दिया गया। तो क्या ये हमारी अदलिया को, जजेस को, इन्हें नज़र नहीं आता जो 17-17 दिन का रिमांड देते हैं, उनको ये नज़र नहीं आता कि ये
सनम जावेद हो या आलिया हमजा हूँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जितने भी मर्द व ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े जो कैद हैं, जिनके ऊपर 100-100, 200-200 केस बने हैं, 12-12, 30-30, 40-40 केस बने हैं। हमाद अज़हर है, उसके ऊपर 50 केस बने। इमरान रियाज जो साफ़ी है, उसके ऊपर 12 से ज़्यादा मुकदमात हैं। इसी तरह से और बेशुमार हैं जिनके ऊपर दर्जनों आप कह सकते हैं कि केस बने हुए हैं, जिनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जुडिशरी को नज़र नहीं आता। तो यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि काजी साहब अदालत के अंदर इंसाफ देने नहीं बैठे हुए, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो लंदन माहिदा है, जो नून लीग के नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनको सहूलतकारी के लिए वो चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जब वो इस तरह से बैठे हैं तो यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया से किसी को क्या इंसाफ मिलेगा। ये अलग बात है कि रैंकिंग में हम, मीडिया हमारा कितने नंबर पे है, जुडिशरी कितने नंबर पे है, ब्यूरोक्रेसी कितने नंबर पे है, करप्शन की क्या हालत है यहाँ पे, ये सब आपके सामने है। तीसरे नंबर पे आते हैं जो हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें अब ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, इसकी जो हुक्मरानी है या वफाक के अंदर है, ये टिक टॉक कह सकते हैं या कैमरे की हद तक की हुकूमत रहेगी कि कहीं ना कहीं दौरे करके सब कुछ करके करप्शन, हर वो काम करना जिसके अंदर करप्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों को ये दिखाना है कि जी हम मुफ्त आटा दे रहे हैं, कम कीमत पे दे रहे हैं, चीनी कम कीमत पे दे रहे हैं, अपने टायर 2-2, 2.5 करोड़ रुपए के चेंज कर रहे हैं, लेकिन आवाम के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो आज से कई सदियां पहले अंग्रेज़ मुसलमानों के साथ या बर सगीर के मुसलमानों के साथ सलूक करता था। इसी तरह से आगे बढ़ें तो जब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो 6 जजेस ने, पाकिस्तान की हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये ख़त लिखा और ख़त के अंदर ये सवाल पूछा गया कि हमने पिछले 2 सालों में जो फ़ैसले किए हैं, हमसे ज़बरदस्ती करवाए गए, हमारे ऊपर दबाव था, किसी के रिश्तेदार को अगवा किया गया, किसी के घर में क्रैकर फेंके गए, किसी को उठाया गया, किसी को कॉल करके धमकी दी गई। तो लिहाजा जुडिशरी हमें ये बताए, जुडिशरी काउंसिल हमें ये बताए कि हम ऐसे हालात में क्या करें, किसको सज़ा दें, किसको नॉमिनेट करें, किस तरह से फ़ैसले करें। तो काजी साहब की जो अदालत है, उन्होंने बजाय इससे समझने के, इन सवालों का जवाब देने के, उन्होंने एक रुकनी कमीशन बनाया जिसे तसद्दुक़ जिलानी साहब को मुकर्रर किया, जो रिटायर्ड जज थे। बाद में आपको मुख्तसर सी समरी बता रहा हूँ कि आप सबको पता है कि कुछ सोशल मीडिया और कुछ मीडिया का दबाव, कुछ एनालिस्ट जो ऐसे थे जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए, तो वो तसद्दुक़ जिलानी, जिनका अपना बेटा भी उनके ख़िलाफ़ खड़ा था, वो उस एक कमीशन जो उन्होंने बनाया उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। 300 जजेस ने फिर वकला ने फिर एक ख़त लिखा जिसमें ये कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, जिससे ये तहकीकात की जाएँ कि ये जो दबाव है जजेस के ऊपर फ़ैसला करने में, ये ख़ुद मुख्तार नहीं है, तो इसके ऊपर क्या किया जाए। तो काजी साहब ने बजाय वो करने के अपने हम ख्याल जजेस को मिलाकर एक 7 रुकनी बेंच बनाया और अभी उसकी सिलसिला जारी है। तो कहने का मतलब कि इससे अंदाज़ा ये हो सकता है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और किस तरह की घमसान की जंग है। इधर से जब जजेस ने ख़त लिखा तो इमरान खान का वो बयानिया, इमरान खान की वो जो आज़ादी का नारा है, रूल ऑफ लॉ की जो बात है, उसे थोड़ी सी जान आई, तक़वियत मिली और उसके साथ जजेस भी खड़े हो गए। फिर कुछ लोगों को आसानी होगी कि वो तबसरा करें। तो एक और नया एटम बम बीच में से बरामद हुआ कि उन 6 से 8 जजेस को ख़त लिखे गए कि जिसके अंदर कुछ पाउडर था, और पाउडर मुख्तलिफ़ किस्म के तफसीर तज्ज़िया आ रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं जी कि ये बायोलॉजिकल किस्म की जंग है, जिसे वो पाउडर सूंघता है, खोलता है, देखता है, जहाँ जिस्म में लगता है ऐसा बैक्टीरिया फैलता है कि उसमें बीमारी भी लग जाती है, मर भी जाते हैं। और ये कोई पुरानी तारीख़ी बात बता रहे हैं कि जी ये पहले भी अंग्रेज़ों के दौर में इस तरह की एक जंग हुई है कि ये भी एक हरासा करने की कोशिश की गई। उस ख़त के अंदर उस पाउडर के साथ कुछ तस्वीर भी थी, जिसे डराने धमकाने का भी सिंबल कह सकते हैं कि वो था। और उसके बाद ये कहना कि उसे भी एक मुतनाज़ा बना दिया गया। और काजी साहब की जो अदालत है, वो 6 जजेस का जो ख़त है जिसमें सवाल पूछा गया, अफसोस इस बात का है कि वो ये नहीं कह रहे कि उस सवाल का जवाब, बल्कि जो जब बेंच बना है वो ये तज्ज़िया करेगी कि ये इन्होंने जो बात कही है, जो लिखी है, ये सच है या झूठ है। जिस मुल्क के अंदर जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा, जिस मुल्क के अंदर जज बेबस हैं फ़ैसला करने पे, जिस मुल्क के अंदर जज अपनी हक़ और सच की बात लिख नहीं सकते, उस मुल्क के अंदर क्या इंसाफ होगा और कौन सा रूल ऑफ लॉ की हम बात करेंगे और फिर किस तरह का निज़ाम चल रहा है, ये सब आपके सामने है और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब ये जो ख़त लिखा गया जिसके पीछे कोई रेशमा के नाम सब रट रहे हैं, ये सब फेक नाम हैं। कौन कर रहा है, किसने लिखा, मेरे
خیال میں اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ توجہ تمام تر جو خط لکھا گیا ججز کی طرف سے اس کے اوپر جو بحث ہو رہی تھی، اور بار بار میڈیا اور کچھ پرائیویٹ اینالسٹ جو سوشل میڈیا کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے، ان کا جو مرکز تھا بحث کا وہ صرف اور صرف وہ ججوں کا خط تھا۔ اس خط سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ والا ریشمہ کے نام پہ ایک ایسا نیا ایشو چھوڑا گیا کہ خط آیا اور اس کے اندر کچھ دھمکیاں میں لکھا ہوا تھا، تحریریں بھی تھیں اور ساتھ پاؤڈر تھا۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ کیا گیا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھریڈ دی گئی کہ ابھی بھی ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں، اگر ہم آپ کو گولی نہیں مار سکتے تو ہم آپ کو اس طرح سے بھی مار سکتے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ ہمارے کیسے کیسے ذریعے ہیں، ذرائع ہیں کہ تھریڈ دینے کے لیے وہ کیا گیا، اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ بھی طاقتور حلقے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ تیسرا اس کی جو بڑی اس کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی بھی یہ دکھانا ہے کہ ہم اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی، ہم کسی قسم کی اپنی انا سے نہیں نکلیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہم مسلسل خلاف ہیں، کسی بھی طرح سے عمران خان کو سامنے نہیں آنے دیں گے۔ اسی دوران 2-4 دن جو میں وقفے میں تھا، جو میں آپ کو ویلاگ نہیں بنا سکا، کوئی تبصرہ نہیں اپنا کر سکا، تو اس دوران یہ بھی تھا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے جو کیس تھے ان کے کچھ ریلیف ملا، لیکن یہ ریلیف اس کو آپ ریلیف نہیں کہہ سکتے، یہ ایسے چھوٹا موٹا بس ایسے ہی ہے کہ 200 کیس ہے، اس میں سے ایک آدھی سزا، کسی کی سزا معطل کر دی، کسی کا کچھ کر دیا، کسی کی سماعت سن لی، کسی کو آگے ڈیٹ دے دی، تو یہ وہ ریلیف ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ریلیف ملا۔ مثال اس کی یہ لے لیں کہ اگر ایک زخمی ہے، جسم اس کا زخموں سے چور ہے، تو ڈاکٹر اسے کسی دباؤ کی وجہ سے اس زخمی کو، اس پیشنٹ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن تھوڑا سا ریلیف یہ ہے کہ چلیں اس کی زخموں کو صاف کر کے تو یہ کہا جائے کہ اب پتہ چل جائے گا کہ زخم کہاں کہاں پہ ہیں، پٹی ابھی بعد میں کرنی ہے، اسٹیچز بعد میں کرنے ہیں، اسے اسٹریچر کے اوپر بعد میں بٹھانا ہے، تو وہ زخم صاف کرنے کو بھی ریلیف کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ریلیف ملی ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے کیسز کے اوپر جو کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، یہ ان زخموں کو صاف کرنے کے مترادف ہے۔ تو ان سارے سینیریو میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ ابھی جاری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہو یا یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ جو ٹک ٹاکر ہیں، یہ جو کرپٹ اور زبردستی اور پاکستانی عوام کے اوپر چوری کے مینڈیٹ کے اوپر جو مسلط کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ تھا 8 فروری کو جو لوگوں نے میس لیول پہ تحریک انصاف کے عمران خان کو ووٹ دی، ان کو چوری کر کے جو حکومت آئی ہے، یہ ابھی بھی اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، اور اس کے اوپر وہ مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے جتنے جتن ہو سکتے ہیں، جتنی انسانیت سے گر سکتے ہیں، جتنے جھوٹ بول سکتے ہیں، جتنی خلاف ورزیاں کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ہم اسے دیوار کے ساتھ لگائیں، جس میں عمران خان نے صاف واضح طور پہ کہا کہ بشریٰ بی بی کو زہر دی گئی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ جہاں جہاں کسی اخبار کو، کسی چینل کو، کسی صحافی کو موقع ملتا ہے تو وہ دبے ڈرے چھپے لفظوں میں کہیں نہ کہیں سے وہ حق و سچ کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر سٹل کہہ سکتے ہیں کہ وہی حالات ہیں۔ نہ پاکستان کے اندر ابھی تک آئین کی کوئی بہتری آئی، نہ قانون کی بہتری آئی، نہ ججز کے اندر کوئی جو چیف جسٹس ہے اس کے سوچ میں کوئی فرق آیا۔ اسٹیبلشمنٹ اسی اپنی انا کی اسی پوائنٹ پہ کھڑی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ ایسے چھپے لوگ رکھ دیے گئے ہیں جن کے 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ کہ وہ عمران خان کے ساتھ اس کی ہمدردی، اس کی وفاداری اور پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور بیان اور تقریریں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے، اور دوسری طرف جو وہی لوگ جب عمران خان سے ملتے ہیں تو عمران خان کا جو نظریہ، جو بات ہوتی ہے، وہ آگے جو مخالف گروپ ہے اس تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو ان سارے سینیریو کے اندر یہ کہنا کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، عید کے بعد کوئی بہت بڑا طوفان برپا ہوگا، زیادہ ریلیاں ہوں گی، احتجاج ہوں گے، کچھ جلسے جلوس ہوں گے، لیکن جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی، جب تک عمران خان کو آزادی نہیں ملتی سیاست کرنے کی، جب تک عمران خان کو مکمل طور پر ان کے جو کارکن مرد و خواتین بند ہیں انہیں رہا نہیں کیا جاتا، عالیہ حمزہ ہوں یا صنم جاوید ہوں، ان جیسی خواتین کو جب تک ان کے اوپر جھوٹے کیس ختم نہیں کیے جاتے، پاکستان کی جو سیاسی لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، بند ہیں، ان کو آزادی سے باہر نہیں آ سکتے، اس وقت تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایز اٹ از ظلم جہاں سے شروع ہوا تھا، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، وہیں پہ ہے۔ لیکن تسلی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج پیشنٹ کا زخم صاف کیا گیا، آج اس پہ پٹی کر دی گئی، آج اسے ٹانکا لگا دیا گیا، آج اسے اسٹریچر پہ بٹھا دیا گیا، آج پیشنٹ کو خوراک میں
میں جو ہے وہ دودھ پلا دیا گیا، تو یہ ریلیف کہہ کر ہم لوگ تسلی دیتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بہتری آ رہی ہے، لیکن عملی طور پر ابھی تک بہتری کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اقبال جنجوع کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔